नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 9 अक्टूबर 2022 और आज हम करेंगे दो न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो 5G सर्विसेज भारत के अंदर रोल आउट होने वाली है इनके बारे में। ये हमारे जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, इकोनॉमी का पार्ट है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जो हमारे जीएस के सेकंड पेपर को टारगेट करती है हेल्थ से संबंधित, और जीएस के फोर्थ पेपर को टारगेट करती है एथिक्स को ध्यान में रखते हुए। ऐसे राइटिंग में भी ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पहला फेज़ लॉन्च किया है कॉमर्शियल 5G सर्विसेज का 13 शहरों में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब तक हम किसी भी सर्विसेज के लॉन्च के लिए या किसी भी कॉमर्शियल सर्विसेज के लिए दूसरे देशों पर अब तक डिपेंडेंट रहे हैं, चाहे वो रोल आउट रहा हो 2G का, 3G का या 4G का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि ये लॉन्च एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है भारत के द्वारा, क्योंकि अब भारत सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं रह गया है टेक्नोलॉजी का, बल्कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट भी करेगा। देखिए, अब तक जितनी भी जो 2G सर्विसेज हों या 3G या 4G सर्विसेज हों जो भारत के अंदर लॉन्च की गई हैं, इसके अंदर भारत दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट रहा है। लेकिन 5G में ऐसा नहीं है। इस बार हम एक बहुत ही एग्जिस्टेंशियल स्टेप रख रहे हैं। इस बार हमारी फुटिंग बहुत ज़्यादा मजबूत है और इस बार हम ग्लोबली लीड कर रहे हैं 5G सर्विसेज के अंदर। 5G टेक्नोलॉजी जो है ये एक सीमलेस कवरेज प्रोवाइड करवाती है, जिसके अंदर हम जो हमारा डेटा है वो बहुत हाई रहेगा, मतलब आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। जो लेटेंसी है, मतलब डेटा का जो अपलोडिंग स्लो रहती है वो नहीं होगी। रिलायबिलिटी ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसकी वजह से जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, जो हमारी स्पेक्ट्रम की एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और नेटवर्क एफिशिएंसी भी बेहतर होगी। 5G एक टेक्नोलॉजी मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। इसका मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके जो स्पेक्ट्रम है या फिर आपके मोबाइल नेटवर्क्स है इससे ही रिलेटेड नहीं रह जाएगी। ये कहीं ना कहीं भारत के ऐसे पोटेंशियल को अनलॉक करेगी जिसके अंदर भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसी के साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, इन सभी के पोटेंशियल को अनलॉक करने में 5G एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। अगर हम अदर एप्लीकेशंस की बात करें तो 5G हमें एक रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए भी हेल्पफुल कर सकता है डिज़ास्टर्स की सिचुएशंस में। एग्रीकल्चर के लिए एक प्रिसाइज डिसीजन लेने के लिए कि क्या चीज़ बेहतर रहेगी और किस तरीके से मॉनसून डेवलप करने वाला है, तो उसी हिसाब से हम अपने एग्रीकल्चर को मोनेटाइज कर सकते हैं, अपने एग्रीकल्चर को हैंडल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस होते हैं, जो डेंजरस इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हैं जिनके अंदर ह्यूमंस की जान जाने का खतरा रहता है, ऐसे में उस खतरे को 5G टेक्नोलॉजी की मदद से काफ़ी कम कर दिया जाएगा, क्योंकि हम जो ऑफशोर एक्टिविटीज़ हैं उन सभी में, जितनी भी डीप माइंस एक्टिविटीज़ हैं उनमें 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये भाप सकते हैं कि यहाँ पर खतरा कितना ज़्यादा है। अगर हम बात करें नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी की जो 2018 में आई थी, उसके अंदर भी ये कहा गया था, उसके अंदर एम्फेसिस किया गया था कि हमें जो हमारे डिजिटल इकोसिस्टम है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक साथ लाना पड़ेगा अपने इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ के साथ, ताकि ये तीनों चीज़ें इकट्ठी चल सकें और कहीं ना कहीं हम अपने जो हमारे डिजिटल इकोसिस्टम है उसके थ्रू इकोनॉमी को मोनेटाइज करना चाहते हैं। मतलब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा लाना चाहते हैं ताकि हमारी जो आगे बढ़ने की स्पीड है वो भी और ज़्यादा तेज हो सके। अब देखिए, भारत को किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि जो 5G के डिवाइस रहेंगे उनके प्राइसेस क्या रहेंगे, इनकी जो डिजिटल कनेक्टिविटी है वो कितनी बेहतर रहेगी, डेटा की कॉस्ट कितनी रहेगी, और सबसे पहले ये आइडिया रखने की ज़रूरत है कि हमें डिजिटली इन चीज़ों को एक्टिवेट रखना है, हमें भारत को डिजिटल बनाना है। 5G सर्विसेज में कि जितना भी नेटवर्क है वो भारत के सभी इलाकों में एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड करवा सके, नेटवर्किंग अच्छी रहे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि 5G सर्विसेज का जो प्रैक्टिकल यूज़ है एज एन डेमोन्स्ट्रेशन वो कहाँ हो सकता है, सबसे पहले तो ये एजुकेशन के अंदर एक रेवोल्यूशनरी स्टेप रहेगा। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से अभी आप लोग भी अपनी पढ़ाई
मोबाइल से कर रहे हैं, ये 4G की वजह से ऐसा हो पाया है कि हम लोग इतना ज़्यादा एक्सेस कर पाए हैं एजुकेशन को, मोबाइल्स पे, अपने लैपटॉप पे, अपने घर पे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर घर से काम कर रहे हैं। तो अगर 5G सर्विसेज आती हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये चीज़ें कितनी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि हम अभी भी नेटवर्क इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं। अपलोडिंग स्पीड अच्छी नहीं है या फिर डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, कहीं पर तो नेटवर्क भी नहीं है। अब जो 5G सर्विसेज जब रोल आउट होंगी, इसमें एजुकेशन को ये इतना ज़्यादा मददगार रहेगा कि जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं इनके गैप को काफ़ी ज़्यादा कम किया जा सकता है, ताकि जो एक फिजिकल डिस्टेंस महसूस होता है बच्चों को या फिर टीचर्स को उन्हें पढ़ाने में, समझाने में, उसको, उस गैप को कम किया जा सके। जो कनेक्टिविटी है, जो उनकी वर्चुअल क्लासेस हैं, वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि वर्चुअल क्लासेस में जो डेटा की वजह से कई बार क्लास ड्रॉप हो जाती हैं, लाइव क्लासेस बच्चे नहीं ले पाते क्योंकि डेटा उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा लगता है, नेटवर्किंग इतनी अच्छी नहीं है। इसी के साथ साथ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चों का जो गैप है उसे ही कम करेगा। ये कहीं ना कहीं एक लाइवली एक्सपीरियंस लेके आएगा। जब बच्चे किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, मान लीजिए वो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो वर्चुअल रियलिटी से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं और अपनी ऑगमेंटेड जो रियलिटी है जो उनके सामने है उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर रहती हैं और आप उनको बहुत ज़्यादा ब्रीफली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे में आप उसे रिलेट कर पाएंगे जो आपकी आंखों के सामने है, बिल्कुल साक्षात। तो ये सब चीज़ें, ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये ज़्यादा लाइवली हो जाएंगे, ये चीज़ें, ये एक्सपीरियंस एनहेंस हो जाएंगे एक स्टूडेंट की लाइफ में। अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो लोग जैसे मेट्रो के अंदर, अगर हम दिल्ली मेट्रो की बात करें कि दिल्ली मेट्रो के अंदर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं उनमें अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है। उन टनल के अंदर जो वर्कर्स की सेफ्टी है उसको ध्यान में रखते हुए हम एक डिजिटल ट्विन बना सकते हैं उस पूरी टनल का, जिससे ये ध्यान दिया जा सकता है कि कौन वर्कर कहाँ काम कर रहा है, कहाँ पर खतरा ज़्यादा है, कहाँ किस समय काम करना ज़रूरी है और कहाँ पर किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जिससे जितना भी जो डेंजरस सिचुएशंस हैं या किसी भी एक ऐसी अनहोनी से बचा जा सके। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं 5G के फ़ायदों की, या किस तरीके से 4G रोल आउट हुआ है, हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन 5G बेसिकली है क्या? 5G एक नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल ब्रॉडबैंड है। ये जो मोबाइल ब्रॉडबैंड है ये इवेंचुअली रिप्लेस करेगा 4G LTE कनेक्शंस को। इसी के साथ साथ अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये काम करता है 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ के मिलियम वेव स्पेक्ट्रम के अंदर। इसका जो ऑपरेशन है वो 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक रहेगा। इसकी जो स्पीड है वो वेरी हाई स्पीड रहेगी, क्योंकि ये लार्ज डेटा को सेंड करने में समय कम लेगा। इसकी जो क्यों, अब इसका कारण क्या है कि इसने लार्ज डेटा को सेंड करने में समय इसलिए कम लेगा क्योंकि ये ऑपरेट करेगा 3 ब्रांड्स के अंदर, जो कि लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के होंगे। इसकी वजह से जो हमारी लेटेंसी है वो भी कम होगी। लेटेंसी का मतलब है कि जो आप स्पीड के अंदर फ्लक्चुएशंस देखते हैं, आपकी स्पीड कम आती है, तो ये सिचुएशंस कम होंगी और आपको एक बेहतर स्पीड प्रोवाइड होगी, जिससे जो नई एप्लीकेशंस हैं या फिर जो 5G की पावर है उसको बेहतर तरीके से यूज़ किया जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम इसमें मदद मिलेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे, इससे हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। अब आप देखिए, जैसे आप देखते होंगे कई बार, आप जब भी अब मोबाइल देखते हैं, टीवी का जो यूज़ है वो लगभग कम हो गया है। अब हम अपने टीवी पर भी ऑनलाइन जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या किसी भी तरीके का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, प्राइम हो, तो उनके अंदर नेटवर्क का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब ऐसे में इंटरनेट पर लोड भी ज़्यादा रहता है क्योंकि डिपेंडेंसी इंटरनेट पर ज़्यादा हो गई है। अब ऐसे ही समय में अगर मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है या कोई न्यूज़ इवेंट चल रहा है, तो लोग बाग ज़्यादा प्रीफर करते हैं लाइव न्यूज़ को अपने मोबाइल पर ही देखना, रेदर ये कि वो घर जाएं और टीवी पर उस चीज़ को देखें। तो ऐसे में जो लोड रहता है इंटरनेट के ऊपर, उस लोड को भी, उसके लोड के इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है 5G के नेटवर्क से। अब हम बात कर रहे हैं कि 5G किस तरीके से हमारी मदद करेगा, लेकिन क्या इसके कोई पोटेंशियल हेल्थ रिस्क हो सकते हैं? क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि आप अपने मोबाइल के नेटवर्क्स को अक्सर बंद रखिए, या इससे कुछ ऐसे किरणें निकलती हैं जो आपके हेल्थ के लिए हैजार्डस हैं। अब देखिए, इसके बारे में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कितनी ही रिसर्च अब तक की जा चुकी है, लेकिन कोई भी एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट
डायरेक्ट लिंक नहीं किया जा सकता किसी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ, या वायरलेस टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर से कोई पर्टिकुलर डिजीज़ हो रहा हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी भी रिसर्च में ये नहीं पाया गया है। हालांकि जो टिश्यू हीटिंग है, मतलब जो मेन मैकेनिज्म है एक इंटरैक्शन का, कि रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड्स की वजह से ह्यूमंस के जो टिश्यूज़ हैं वो हीट अप हो जाते हैं, तो उसके मामले में जो रिसर्च ये कहती है कि ये टेक्नोलॉजी एक बहुत ही ना बढ़ने लायक टेम्परेचर राइज करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो मतलब नेग्लिजिबल है, जिसका पता भी नहीं चलता है। अगर हम बात करें जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो जो पेनिट्रेशन है बॉडी टिश्यूज़ के अंदर वो कम हो जाता है, तो ऐसे में जो ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन हो पाएगा वो रहेगा आपकी आउटर सरफेस पे, मतलब ज़्यादातर जो इफेक्टेड रहेगी वो रहेगी स्किन और आपकी आँखें। अब देखिए, प्रीवियसली बॉलीवुड की एक एक्टर हैं जिनका नाम है जूही चावला, ये दिल्ली हाई कोर्ट गई थी ये सीख करते हुए कि एक साइंटिफिक स्टडी कहती है कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो हैं वो सेलुलर टेक्नोलॉजी जो हम 5G यूज़ करने वाले हैं उसके काफ़ी ज़्यादा होंगे, हेल्थ पर, लाइफ पर, ऑर्गन्स पर, हमारे लिम्ब पर, जो एडल्ट्स हैं या फिर बच्चे हैं, जो हमारा फ्लोरा और फोना है उसे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रोल आउट कर दिया था, ऑफिशियली रोल आउट किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ के एंटिसिपेटेड की या कॉन्सिक्वेंसेस की, तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस में ये साफ कहा गया है कि हमें कुछ गाइडलाइंस हैं जो फॉलो करनी पड़ेगी पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, जिसके अंदर दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को ध्यान में रखते हुए। ये हैं द इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन, और दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि इंटरनेशनल कमेटी ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेफ्टी के थ्रू काम करती है। अब देखिए, ये जो गाइडलाइंस हैं ये पर्टिकुलर किसी टेक्नोलॉजी के स्पेसिफिक नहीं है, हालांकि ये काम करती है फ्रीक्वेंसी पर, कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज तक कवर करती हैं, उन सभी फ्रीक्वेंसीज के अंदर ये सभी हेल्थ से रिलेटेड गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी होगी। और 5G की जो टेक्नोलॉजी है वो इसके अंडर आती है, क्योंकि ये 300 गीगाहर्ट्ज तक काम करती है। अब जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं या इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, ये बेसिकली क्या है, देखिए WHO ने इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया था 1996 के अंदर। ये प्रोजेक्ट इसीलिए बनाया गया था ताकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के हेल्थ इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, उनका एक्सपोजर कितना है जिससे हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। इसकी फ्रीक्वेंसी रखी गई थी 0 से 300 गीगाहर्ट्ज तक, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि नेशनल अथॉरिटीज़ को ये प्रोजेक्ट एडवाइस करेगा EMF रेडिएशन प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। मतलब इस प्रोजेक्ट ने ये बताया था कि किन गाइडलाइंस के थ्रू क्या क्या हमें प्रोटेक्शंस लेने की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि ह्यूमन लाइफ को कम से कम इफ़ेक्ट हो सके। अब बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का दुनिया को ये कहना है कि अब समय आ गया है कॉन्क्रीट एक्शन लेने का मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए वर्किंग पॉपुलेशन की, क्योंकि कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिसमें ये साफ दिखाई देता है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय की हम बात करें तो लगभग 12 बिलियन से भी ज़्यादा लोग को हम ड्यू टू डिप्रेशन और एंजाइटी कहीं ना कहीं एनुअली लॉस्ट कर चुके हैं, 12 बिलियन वर्क डेज को, जिसके अंदर हमारा टोटल नुकसान हुआ है $1 ट्रिलियन का। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी अमाउंट है, सिर्फ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ऐसा हुआ है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है कि वर्क और मेंटल हेल्थ जो है वो क्लोजली रिलेटेड है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप एक गुड मेंटल हेल्थ के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी वर्क की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी, और अगर आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने वर्क के प्लेस पर मिल रहा है तो आपका मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली अच्छा ही रहेगा। अब WHO ने अपनी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट 2022 में ये कहा है कि 1 बिलियन लोग, जो 2019 की ये बात कर रहे हैं, कि लगभग 1 बिलियन लोग जो है वो मेंटली डिसऑर्डर में थे, जिसके अंदर 15% ऑफ वर्किंग एज एडल्ट्स जो हैं वो मेंटल डिसऑर्डर फेस कर रहे हैं। मतलब मेंटल डिसऑर्डर फेस करने का आप मतलब समझ सकते हैं, अगर किसी ने कभी भी किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम हुई है तो लोग बाग अक्सर इन चीज़ों को छुपाते हैं।
जो कि नहीं छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। जब से कोविड-19 आया है उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि लोग बाग मेंटली काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी बढ़ गई है, स्ट्रेस बढ़ गई है और मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए, इसके अंदर ये बेसिकली जो हमारा काम है, ये हमारे एक सोसाइटल जो इश्यूज़ हैं उनको भी एम्प्लीफाई करता है, उनको भी एक तरीके से एक घेरे में लेकर आता है कि वो भी कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं, जिसके अंदर हमारी डिस्क्रिमिनेशन आती है या फिर इनइक्वालिटी आती है। अगर इस तरीके का सामना कोई भी महसूस कर रहा है, वो अपने काम से भी थोड़ा परेशान है, उसका सोसाइटल सर्कल भी ऐसा है कि लोग उसे बुली कर रहे हैं, तो मेंटली अगर वो रिटार्ड हो जाता है या मेंटली डिसऑर्डर में किसी तरीके से पहुंच जाता है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल अब हो गई हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और लोग बाग ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं सिर्फ और सिर्फ मानसिक कार्यों पर। अब इसके अंदर इनका ये भी कहना है कि जो बुलिंग है या फिर साइकोलॉजिकल वायलेंस है, वो भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है और ये की कंप्लेंट है वर्क प्लेस के अंदर कि जो इस तरीके की हरासमेंट जो लोग हैं वो फेस कर रहे हैं, जिसे देखिए बुलिंग और साइकोलॉजिकल वायलेंस को हम मॉबिंग भी कहते हैं। जितने भी जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं या मेंटल हेल्थ के इम्पैक्ट हैं, वो कहीं ना कहीं इसका भी एक कारण है। येट एक डिस्कशन या फिर डिस्क्लोजर किया जाना बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ का वर्क पर, ताकि ग्लोबली इसे एक्सेप्ट किया जा सके और इसे एज अ टैबू ना माना जाए। WHO का कहना है कि मेंटल हेल्थ एटलस के हिसाब से इन्होंने ये पाया है कि 35% ऑफ कंट्रीज़, जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर 35% लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं या फिर मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रिवेंशंस या दवाइयाँ वो ले रहे हैं। कोविड-19 ने भी इसके अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और लगभग 25% का इजाफा हुआ है जनरल एंजाइटी और डिप्रेशन में पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड। अब अगर देखिए, अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की मेंटल हेल्थ की वर्क प्लेस पे, तो सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो अपहोल्ड रहें, लोगों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। हमें अचीव करने हैं अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो हेल्थ से रिलेटेड है और 8 जो डिसेंट वर्किंग से रिलेटेड है। डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की ज़रूरत है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों का मेंटल हेल्थ इश्यूज़ अगर अच्छे रहेंगे तो ही बढ़ पाएगी। कुछ मेजर्स जो हैं वो सजेस्टेड की गए हैं इन गाइडलाइन के अंदर। इन्होंने कहा है कि साइको सोशल रिस्क मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि हमें अपने जो क्लोज वर्क, जो भी हमारे नज़दीकी लोग हैं, उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी स्टेटस, उनके बिजनेस, उनके सोसाइटल इंटरेस्ट, इन सभी को ध्यान में देकर उन्हें मैनेज करने की ज़रूरत है ताकि हम उन्हें एक बेहतर मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करा सकें। और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि लोग इसे टैबू ना समझें, ताकि एक ट्रेनिंग और इम्प्रूविंग लिटरेसी बढ़ाई जा सके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। इसी के साथ साथ जितने भी जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस से रिलेटेड लोग हैं उनको सपोर्ट करें और एक प्रोडक्टिव मेंटल हेल्थ कंडीशंस या एक एनवायरनमेंट बनाया जा सके। जनरल इनिशिएटिव्स जो अभी चल रहे हैं, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर सबसे पहले एक राइट टू हेल्थ दिया जाता है सभी लोगों को, जिसके अंदर मेंटल हेल्थ भी इंक्लूडेड है। ये एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया है जिसके अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से ह्यूज बर्डन लोगों के ऊपर रहता है उसको कम करने की बात की गई है, उसको एड्रेस किया गया है। और शॉर्टेज की, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज रहती है क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की, क्योंकि वो मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो प्रोफेशनली क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। अब मेंटल हेल्थ केयर चलाई गई थी 2017 के अंदर, जिसके अंदर ये गारंटी दी गई थी कि जो भी इफेक्टेड पर्सन होगा उसे मेंटल हेल्थ केयर का एक्सेस दिया जाएगा और ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, जो भी सर्विसेज चलाई जा रही हैं या फंडेड हैं गवर्नमेंट के द्वारा। एक किरण हेल्पलाइन भी चलाई गई थी जो चलाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा 2020 में। और ये एक 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जो आपकी मदद करता है अगर आप मेंटल इशू फेस कर रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट डाउन कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।